सामाजिक विचारकों के अध्ययन की श्रृंखला में पहले सामाजिक विचारक जो हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। ये अगस्त कॉम्त है, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के पापा जी भी कहते हैं। ये समाजशास्त्र के पापा जी हैं, बिल्कुल साहब पापा जी हैं। तो समाजशास्त्र के पापा जी हो तो समाजशास्त्र की मम्मी जी भी होगी कोई, बिल्कुल है साहब। कोई पूछ भी सकता है आपसे। तो मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। जनरली समाजशास्त्र पर यह आरोप लगाया जाता है कि समाजशास्त्र में जो भी सिद्धांत हैं, जो भी अवधारणाएँ हैं या जो भी पद्धति शास्त्रीय विकास हुआ है, उन सब के संबंध में हम विभिन्न समाजशास्त्रियों के योगदान की जब बात करते हैं, तो जनरली हम जो पूर्व समाजशास्त्री हैं, उन्हीं के योगदान तक अपने सारे ये जो अ, विश्लेषण है, उन्हीं के इर्द-गिर्द सारा विश्लेषण घूमता है। परंतु धीरे-धीरे यह महसूस किया जाने लगा और जैसे-जैसे ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल लेवल पे जो फेमिनिस्ट एक आइडियोलॉजी है या फेमिनिस्ट या एक्टिविज़्म है, उसके बढ़ने के साथ-साथ समाजशास्त्र के संबंध में भी और समाजशास्त्र के इतिहास लेखन के विषय में एक नया दृष्टिकोण उभर कर आया है, जिसमें समाजशास्त्र के विकास में पुरुष समाजशास्त्रियों के साथ-साथ महिला समाजशास्त्रियों के योगदान को भी आज पूरी पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो एक महिला समाजशास्त्री हुई हैं, जिन्हें अब तक एक तरह से नेग्लेक्टेड फर्स्ट फीमेल सोशियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। उनका नाम है हैरियट मार्टिनौ। ये हैरियट मार्टिनौ ही हैं जिन्होंने एक्चुअली में ऑगस्ट कॉम्ट की जो पॉजिटिव फिलॉसफी बुक है, उसको 2 जिल्दों में 2 एक तरह से वॉल्यूम्स में अंग्रेजी भाषा में उनका ट्रांसलेशन किया। ये मूल जो बुक्स थी ऑगस्ट कॉम्ट की, वो फ्रेंच लैंग्वेज में थी और हैरियट मार्टिनौ ने उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। हालाँकि ये ट्रांसलेट लिटरल ट्रांसलेशन नहीं था, बल्कि मोटी-मोटी जो उनकी एक जो थीम है, वो थीम और जो स्टोरी है या प्लॉटिंग है, वो सिमिलर थी। लेकिन हैरियट मार्टिनौ ने लिटरली उनका ट्रांसलेशन नहीं किया और ये ट्रांसलेशन इतना उम्दा था कि इवन अगस्त कॉम्ट साहब ने खुद ने अपनी इच्छा ज़ाहिर की कि ये जो इंग्लिश में हैरियट मार्टिनौ ने उनकी बुक्स का जो ट्रांसलेशन किया है, वो चाहते हैं कि उस ट्रांसलेशन को फिर से वो फ्रेंच में ट्रांसलेशन कर दें। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये हैरियट मार्टिनौ थी, जिनकी सोशियोलॉजिकल जो इनसाइट्स थीं, वो बहुत ही डेवलप्ड थीं। उन्होंने सोसाइटी में मैनर्स, मॉरल्स, जो एटीट्यूड्स, इमोशंस उस समय 90th सेंचुरी के प्रारंभिक दौर में उन्होंने ये समाज के विश्लेषण के संबंध में इन सभी जो पक्षों की उन्होंने स्टडी की थी और साइंटिफिक तरीके से और उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। इसीलिए आज की एज़ ऑन टुडे, आज अगर आपसे कोई पूछे कि समाजशास्त्र के पिता कौन है, हु इज़ रिगार्डेड टू बी द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अनडाउटेडली इट इज़ ऑगस्ट कॉम्ट। एंड when the same person is required to answer the question as to who is regarded as the mother of sociology, it is Harriet Martineau, and together they are called the parents of sociology. दोनों मिलकर वे समाजशास्त्र के पेरेंट्स कहे जाते हैं। समझ गए? ये तो एक थोड़ा एक तथ्य था। अब देखिए, पिछली वीडियोस में हमने ऑगस्ट कॉम्ट की के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा-सा चर्चा की, उनके जीवन के मिशन के बारे में हमने चर्चा की। वो जिस युग में उनका उनका जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जहाँ उनकी पॉजिटिव फिलॉसफी
जो उनका प्रत्यक्षवादी दर्शन था, उसका एक तरह से पूरा स्वरूप का निर्माण हुआ था। उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो एक परिवेश था, जो एक संदर्भ था, उसके बारे में भी हमने चर्चा की और यह देखने की कोशिश की कि उस परिवेश का प्रभाव बाल ऑगस्ट कॉम्ट, युवा अगस्त कॉम्ट और जो लेटर ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ अगस्त कॉम्ट थे, उन तीनों अवस्थाओं में उस परिवेश का क्या प्रभाव पड़ा था। अब इसी क्रम में हम आगे देखें तो अगस्ट कोम्त एक उदारवादी आदर्शवादी विचारक थे। यानी कि वो उदारवादी भी थे और आदर्शवादी भी थे। अब उदारवादी वो इसलिए थे क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फ्रांस की जो सामाजिक ताना-बाना था, जो एक एक तरह से जो परंपरागत संस्थाएँ थी, परंपरागत मूल्य थे, मूल्य सर व्यवस्थाएँ थी, उनको पूरी तरीके से डिस्प्लेस कर दिया था, पूरी तरीके से खंडित कर दिया था, खत्म कर दिया था और फ्रेंच जो सोसाइटी थी, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि एक तरह से एनार्की वहाँ थी। कोई जनरल रूल्स नहीं थे, कोई जनरल प्रिंसिपल्स नहीं थे जिनके बेसिस पे गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जा सके, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ ऑर्गेनाइज़ किया जा सके। सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, उनको किन आधारों पर संगठित किया जाए, किन आधारों पर उनके मध्य एक प्रकार की मत ऐक्यता लाई जाए, एक प्रकार की व्यवस्था या एकता लाई जा सके और उन्हें एक एक समुदाय के रूप में पुनर्संगठित किया जा सके। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे थे जिनके बारे में वो, और चूँकि ये सारा क्रांति की वजह से हुआ था, तो ऑगस्ट कॉम्ट एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तनों के वो विरोध में थे। उनका मानना था कि परिवर्तन क्रांतिकारी नहीं बल्कि पीसमील मैनर में धीरे-धीरे, स्लो-स्लो होने चाहिए। तो ये जो दृष्टिकोण होता है, इसे हम उदारवादी दृष्टिकोण बोलते हैं, लिबरल आइडियोलॉजी बोलते हैं। और आदर्शवादी अगस्त कॉम्ट आदर्शवादी विचारक इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपनी चिंतन प्रणाली में मैटर के स्थान पर, ठीक है ना? मैटर के स्थान पर उन्होंने आइडियाज़, जो विचार हैं, उनके क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों को ही अगस्त कॉम्ट ने उम, सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया था। यानी कि कार्ल मार्क्स से बिल्कुल अपोज़िट और हेगल के बिल्कुल समान, अगस्त कॉम्ट ने विचारों को समाज में परिवर्तन लाने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में आइडेंटिफाई किया था। आपने क्रांति को समाज में अव्यवस्था का कारण मानकर एक ऐसे उदारवादी मॉडल के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया, जो प्रत्यक्षवादी दर्शन और प्रत्यक्षवादी राजनीति के माध्यम से एक बेहतर समाज, एक बेटर सोसाइटी का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त कर सके। होम्स ने अपने प्रत्यक्षवादी दर्शन में पदार्थ, मैटर के स्थान पर विचार यानी कि आइडिया को समाज में परिवर्तन लाने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति माना। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन के संबंध में उनके सिद्धांत को मानव चिंतन या मस्तिष्क के 3 स्तरों का सिद्धांत है, द लॉ ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन थॉट और ह्यूमन माइंड कहा। अब देखिए, होम्स का ये मानना था कि मानव इतिहास जो है, उसका जो परिवर्तन का जो एक क्रम है, उस क्रम को वैचारिक जो एक प्रणाली, चिंतन प्रणाली है, उसके आधार पर ही समझा जा सकता है। आपका मानना था कि मानव इतिहास को अलग-अलग युगों में बाँटा जा सकता है और ये जो कालखंडों में बाँटने का जो आधार है, वो मानव की एक जो प्रभावी चिंतन प्रणाली है, ए डोमिनेंट मोड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, एक एक विशिष्ट युग में, एक विशेष समय के संदर्भ में लोगों के सामूहिक रूप से सोचने का जो तरीका है, उसे उन्होंने युग की आत्मा, एक पर्टिकुलर शब्द होता है, फ्रेंच शब्द ज़िटजीस्ट अ, कहा जाता है। और ये जो ज़िटजीस्ट है, समय की आत्मा है या युग की आत्मा है, यानी कि एक पर्टिकुलर युग में मानव चिंतन का एक तरीका जो है, एक डोमिनेटिंग मोड है, वही उस युग के समाज की संरचना और उसके संगठन की जो जो प्रिंसिपल है या स्वरूप है, उसको निर्धारित करती है। यानी कि विचारों समाज का जो स्वरूप है, वो मानव चिंतन के स्वरूप के अनुरूप कॉरेस्पॉन्डिंग
के अनुरूप ही पाया जाता है। किसके अनुरूप पाया जाता है? मानव चिंतन का समाज का स्वरूप मानव मस्तिष्क चिंतन के स्वरूप के अनुरूप ही पाया जाता है। आपकी इसी मूलभूत यही फंडामेंटल अज्यूम्पशन था अगस्ट कॉम्ट का, जिसके आधार पर संपूर्ण मानव इतिहास को उन्होंने 3 चिंतन पद्धतियों कितनी 3 चिंतन पद्धतियों प्रणालियों के में विभाजित किया और सामाजिक परिवर्तन को समझाने के लिए ऐतिहासिक प्रणाली, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है अगस्त कॉम्ट का, क्योंकि केवल नामकरण कर देने से अगस्त कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी नहीं बोलते हैं, बल्कि उनकी जो भी पॉजिटिव फिलॉसफी थी, उसने समाजशास्त्र के लिए एक आशावाद को जन्म दिया, एक आधार, एक तरह से दिशा को निर्धारित किया। कुछ समाजशास्त्र या समाज के वैज्ञानिक जो अध्ययन है उसके लिए कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया। लक्ष्यों को निर्धारित करने के साथ-साथ उन्होंने कुछ अध्ययन पद्धतियों की भी चर्चा की। इन्हीं अध्ययन पद्धतियों में एक अध्ययन पद्धति होती है ऐतिहासिक प्रणाली। अगस्ट कॉम्ट का ये एक बहुत ही आधारभूत एक विश्वास था कि ऐतिहासिक प्रणाली के आधार पर हम मानव चिंतन का जो ऐतिहासिक विकास क्रम है, जो एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी जो एक एक पैटर्न है, उसकी व्याख्या कर सकते हैं और उसी के आधार पर हम संपूर्ण मानव इतिहास या समाज के जो विकास के क्रम है, उनके संबंध में भी लॉ लाइक जो व्याख्या है, यानी कि सोशल लॉज़ को हम खोज सकते हैं। अब देखिए अगस्ट कॉम्ट का जो ओवरऑल एक सिस्टम ऑफ थिंकिंग है, उसको हम यहाँ थोड़ा-सा इस रेखा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगस्त 2 शब्द आते हैं हमेशा, जब मैं पेपर फर्स्ट में आपको द ओरिजिन्स एंड द डेवलपमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ाऊँगा, उस समय 2 घटनाएँ ऐसी बताऊँगा, इंटेलेक्चुअल जो कॉन्टेक्स्ट था, दैट that made a kind of context for the origins and developments of sociology। तो वो बौद्धिक जो 2 परिवेश थे, घटनाएँ थी, उनमें एक तो था हिस्ट्री ऑफ साइंस और दूसरा था फिलॉसफी ऑफ साइंस। तो जो हिस्ट्री ऑफ साइंस थी और अगस्त कॉम्ट में इन दोनों ही क्षेत्रों में अगस्त कॉम्ट का बहुत अच्छा योगदान था। यानी कि वो एक हिस्टोरियन ऑफ साइंस भी थे, विज्ञान के इतिहासकार के रूप में उनको उनकी पहचान की जाती है और दूसरा फिलोसोफर ऑफ साइंस, विज्ञान के दार्शनिक के रूप में भी उनकी महत्वपूर्ण रूप से गिनती की जाती है। अब जो विज्ञान के इतिहासकार है, ये एक न्यू एकेडमिक फील्ड के रूप में उभरा और इस एकेडमिक फील्ड में जो जो विद्वान जिनको शामिल किया जाता है, उनमें अगस्त कॉम्ट का भी नाम विशेष रूप से जाना जाता है। ही वाज द पायोनियर इन दिस न्यू एकेडमिक फील्ड। तो इसके अंतर्गत ये विज्ञान के इतिहास का तात्पर्य होता है कि जितनी भी वैज्ञानिक क्रांतियाँ हुई है, यानी कि वैज्ञानिक चिंतन करने की जो शुरुआत हुई है और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन जो अस्तित्व में आए थे 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में, उनकी उपलब्धियाँ और उनके उद्भव को इन्होंने व्यापक ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश या संदर्भ में रखकर समझने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यानी कि आपने उस लार्जर जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उस लार्जर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में ही विभिन्न वैज्ञानिक चिंतन की जो पद्धतियाँ हैं, उनके अस्तित्व की व्याख्या की है। यानी कि आपका सीधा-सीधा ये मानना था कि आइडियाज़ आर ग्राउंडेड इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। विभिन्न जो विचार होते हैं, वो किसी न किसी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से बंधे हुए होते हैं। यानी कि मानव जो चिंतन है, वो शून्य में कभी गठित नहीं होता है, बल्कि एक संदर्भ होता है और इस संदर्भ को पहचानना बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसीलिए इसी आवश्यकता ने कालांतर में यही जो उनका दृष्टिकोण था, वो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पर्सपेक्टिव, ज्ञान का समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य के रूप में विकसित हुआ। आज की डेट में जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पर्सपेक्टिव है, वो समाजशास्त्र का एक बहुत ही विकसित और एक बहुत ही एक तरह से डेवलप्ड एरिया ऑफ स्टडी है। तो इस रूप में हमने देखा एक हिस्टोरियन ऑफ साइंस के रूप में अगस्ट कॉम्ट की योगदान को देखा। अब हम एक फिलोसोफर ऑफ साइंस के रूप में उनका जो योगदान था, वो ऑब्वियसली हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिलोसॉफी ऑफ साइंस
उनकी जो फिलोसॉफी ऑफ साइंस थी वो कॉम्ट का पॉजिटिविज्म या पॉजिटिव फिलोसॉफी बोलते हैं उसको, प्रत्यक्षवाद, कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद या प्रत्यक्षवादी दर्शन। इस दर्शन के माध्यम से कॉम्ट ने यह स्थापित किया कि केवल अवलोकन योग्य, ओनली ऑब्जर्वेबल कॉन्क्रीट सामाजिक घटनाएं जो होती हैं, सोशल फिनोमिनन होती हैं, उनका वैज्ञानिक पद्धतियों, प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र की जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, यानी कि तुलना की, अवलोकन की, निरीक्षण की, परीक्षण की, उन सब पद्धतियों को अपनाकर ही समाज के संबंध में कैसा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? वैध, वैलिड और विश्वसनीय और रिलायबल। और चूंकि ये ज्ञान वैध और रिलायबल है, विश्वसनीय है, इसलिए कॉम्ट का मानना था कि ये प्रत्यक्षवादी ज्ञान घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी करने की शक्ति इंसान को प्रदान कर सकता है। यानी कि जो पॉजिटिव नॉलेज है, ये साइंटिफिक नॉलेज है, वो प्रीविजन की जो कैपेसिटी होती है, इंसान को वो प्रीविजन की कैपेसिटी ये ज्ञान दे सकता है। और इस प्रीविजन की कैपेसिटी के आधार पर यानी कि प्रत्यक्षवाद को अपनाकर सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति के संदर्भ में, यानी कि सोशल ऑर्डर और सोशल प्रोग्रेस के संदर्भ में सार्वभौमिक और सार्वभौमिक सामाजिक नियमों, इनवेरिएबल, न बदलने वाले और यूनिवर्सली एप्लीकेबल सोशल लॉज या प्रिंसिपल्स और ऑफ ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक ऑर्डर, व्यवस्था और सामाजिक प्रगति, जो उनके चिंतन की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं रही हैं, अगस्त कॉम्ट के चिंतन के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं, उनके संबंध में सामाजिक नियमों की खोज की जा सकती है। और इन्हीं नियमों को अपनाकर, इन्हीं नियमों को जानकर मानव क्रियाओं को निर्देशित कर, यानी कि ये जो समाज में परिवर्तन के जो सिद्धांत, जो नियम हमें मिलेंगे, उनको अपनाकर हम मानव क्रियाएं जो है उनको एक एक विशेष प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं। और इस प्रकार नियोजित और निर्देशित कर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। और ये बेहतर समाज सभी के लिए होगा, यानी कि इंक्लूसिव होगा, सभी समाज के सभी वर्गों के लिए ये समाज अच्छा होगा, लेस सफरिंग वाला होगा, जिसे सामाजिक अभियांत्रिक, और ये जो योग्यता है, ये जो क्षमता है, समाज के बेहतरी के लिए काम करने की जो क्षमता है, इसे अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक अभियांत्रिकी या सोशल इंजीनियरिंग का है। तो अब देखिए सीधा सीधा डायग्राम में, अब देखें पॉजिटिव नॉलेज है वो प्रीविजन देता है, हमें प्रीविजन की कैपेसिटी देता है। प्रीविजन की जो कैपेसिटी है वो ह्यूमन एक्शंस को गाइड करती हैं, मानवीय क्रियाओं को निर्देशित व नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। और इस क्षमता को हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। और इसी सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर क्या होगा? सोशल रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन होगा, समाज का पुनर्संगठन और पुनर्निर्माण होगा। और समाज कैसा हो जाएगा? ह्यूमन सोसाइटी, एक अधिक मानवीय समाज वो बन जाएगा। तो ये जो ओवरऑल एक तरह से सिस्टम ऑफ कॉम्स पॉजिटिव फिलोसफी या पॉजिटिव पॉलिटी है, वो अगस्त कॉम्ट को एक महान विज्ञान के एक महान दार्शनिक के रूप में स्थापित कर देती है। अब आगे का जो वीडियो है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अगस्त कॉम्ट के कुछ अन्य विचारों की चर्चा करेंगे।